दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि मई से जुलाई तक हर महीने 60 लाख वैक्सीनेशन डोज की जरूरत है। 3 महीने में टीकाकरण पूरा करने के लिए हर महीने 60 लाख डोज चाहिए। सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक को जल्द सप्लाई का आदेश दें। वैक्सीन की कीमत एक हो, चाहे केंद्र खरीदे या राज्य या फिर निजी अस्पताल। मौजूदा हालात में कंपनियां निजी अस्पतालों को पहले वैक्सीन देंगी क्योंकि उसमें उन्हें फायदा है। दिल्ली में एक बार फिर लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। पिछले 3 हफ्तों के लॉकडाउन के बाद इस लॉकडाउन में कुछ पाबंदियां बढ़ाई गई हैं, जिसमें सबसे ज्यादा बड़ा फैसला ये है कि कल से 17 मई तक मेट्रो नहीं चलेगी। साथ ही किसी भी सार्वजनिक स्थान, शादी घर, बैंक्वेट हॉल या होटल में शादियां नहीं होंगी। दिल्ली में अब घर में या कोर्ट में ही शादी हो सकती है। शादी में 20 से ज्यादा लोग शरीक नहीं होंगे। शादी में टेंट, डीजे और केटरिंग सर्विस पे पाबंदी रहेगी। इसके साथ ही केजरीवाल ने कहा कि संक्रमण दर में कमी आई है, लेकिन ढिलाई नहीं दे सकते। पिछले कुछ दिनों से किसी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई है। और डीआरडीओ की एंटी कोविड दवा 2DG जल्द ही बाजार में कोरोना मरीजों के लिए उपलब्ध होगी। इसके इस्तेमाल से ऑक्सीजन पर निर्भर कोरोना मरीज 2-3 दिन में ऑक्सीजन सपोर्ट छोड़ देंगे। कोरोना मरीजों के लिए डीआरडीओ की तरफ से बड़ी राहत। एंटी कोविड दवा 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज DCGI ने इसके इमरजेंसी हालात में इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। इस दवा से कोरोना के मरीज जल्द ठीक हो सकेंगे। मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता कम होगी। इस दवा के पाउडर को पानी में घोलकर मरीजों को दिया जाएगा। ये एक ग्लूकोज एनालॉग है 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज, जिसे 2DG के नाम से जाना जाता है। ये ग्लूकोज एनालॉग हमने इसके लिए प्रपोज किया था कि कोविड-19 पेशेंट्स को ये फ़ायदा करेगा, और ये अभी इसकी क्लिनिकल ट्रायल संपन्न हुई है और इसमें हमें काफ़ी अच्छे इंडिकेशंस मिले हैं, जिसके आधार पर हमें ये ड्रग कंट्रोलर ने इजाज़त दी है कि हम इसको इमरजेंसी यूज़ में ला सकते हैं पेशेंट्स के लिए। डीआरडीओ के वैज्ञानिक पिछले 1 साल से इस दवा को बनाने में जुटे थे। क्लिनिकल ट्रायल में पता चला कि यह दवा अस्पताल में भर्ती मरीजों की हालत में तेजी से सुधार करता है। तीसरे फेज के ट्रायल से पता चला कि इसको देने से वायरस भी खत्म होगा और इन्फेक्शन का खतरा भी कम होगा। डॉक्टर रेड्डीज के साथ मिलकर डीआरडीओ की यह दवा कम कीमत पर जल्द बाजार में उपलब्ध होगी। डीआरडीओ की और डॉक्टर रेड्डीज लैब की ये कोशिश शुरू से रही है कि ये नेशनल सर्विस में और मैनकाइंड सर्विस में काम हो रहा है, और कोई प्रॉफिट की तरफ ध्यान नहीं लगता मुझे किसी का। तो हम ये उम्मीद करेंगे कि बहुत अच्छे दाम पर एटलीस्ट इतना हो जाएगा कि बिना प्रॉफिट के लिए शायद दवा मिल जाएगी। कोरोना संक्रमण के कहर से परेशान देश की जनता के लिए यह काफी राहत भरी खबर है। इसके इस्तेमाल से कोरोना मरीज न केवल जल्द ठीक होंगे, बल्कि उन्हें अस्पताल में रहने की जरूरत भी नहीं होगी। सेना के लिए हथियार बनाने वाली डीआरडीओ ने कोरोना से बचाव के लिए एक ऐसा हथियार तैयार किया है जो देश के लिए क्या, दुनिया के लिए संजीवनी बन सकती है। नई दिल्ली में कैमरामैन मनु नायर के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर कहा है कि उनके संसदीय क्षेत्र बरेली में ऑक्सीजन की किल्लत है। कुछ लोग जमाखोरी और कालाबाजारी कर रहे हैं। कोरोना में इस्तेमाल होने वाले वेंटिलेटर और दूसरी मशीनें 1.5 गुना दाम पर ब्लैक में मिल रही हैं। इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। लोगों ने बहुत सी हमको सुझाव वगैरह दिए थे, वो सारे के सारे हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक लिखकर उनको दिए हैं। मुझे लगता है कि सभी उपयुक्त कदम थे और उन पर एक सही कार्रवाई भी की जाएगी और जो निर्णय लिए जाने हैं उसमें निर्णय भी लिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में VTI ग्राउंड, चांगोरा भाटा और दीनदयाल ऑडिटोरियम के बाहर हजारों की संख्या में लोग वैक्सीन लेने पहुंचे हैं। वैक्सीन लेने के लिए यहां पे लंबी कतारें लगी हुई हैं।
कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार की ओर से लगाई गई सख्ती का असर आम आदमी की जेब पर पड़ने लगा है, क्योंकि काम कम है, काम खत्म हो चुके हैं, पैसे कम हैं और इसके साथ साथ जो वैक्सीनेशन है उसके लिए भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, तो उन्हें इसमें भी मुश्किल आ रही है। काम हमारे को कोई दे सकता है क्या? ऐसे ही हमको कोई एक्सेप्ट नहीं करता है तो काम करने के बाद कोई साथ में एक्सेप्ट कर सकते हैं क्या हमको? नहीं ना। हम कोई अगर बिजनेस करना बोलते फिर भी हमारे से कोई बिजनेस, कोई हम लोग कोई चीज़ लाए मार्केट से, भाजी लाए, कोई सब्जी लाए, कोई मच्छी लाए, कुछ लाए, बेचना हम लोग चाहे तो हमारे से कोई खरीद पाएगा क्या? थोड़ा कंफ्यूज होता है इंसान हमारे से। आशा ना तोड़ो निराशा ना मोड़ो, आशा ना तोड़ो निराशा ना। मुंबई से सटे उल्लासनगर में रहने वाली रवीना जगताप ट्रांसजेंडर समाज से आती हैं। अपने जीवन में कई बार इन्होंने काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ट्रांसजेंडर समाज से होने की वजह से कहीं काम नहीं मिला। इसके बाद मजबूरन इलाके के दुकानों से पैसे मांगकर या जन्मदिन और शादियों में जाकर बधाई देकर ये अपना गुजारा करती थीं। लेकिन महाराष्ट्र में लगे सख्ती की वजह से सब कुछ बंद है। रवीना की ही तरह ट्रांसजेंडर समाज से आने वाले कई लोग परेशान हैं और उन्हें नहीं पता कि वो अपना गुजारा कैसे करें। अभी शासन ने जो बोला है कि महिला पुरुष के लिए जो सुविधा की है, पैसे की योजना की है, वो हमारा तो नाम इसमें लिया ही नहीं है। हम भी एक समाज के घटक है, तो हमारे तरफ भी ध्यान देना चाहिए, जो हमको सरकार हमारे पर ध्यान नहीं देती है। मजदूर और घरों में काम करने वाले लोग भी परेशान हैं। 64 वर्षीय सबीना डिकोस्टा की तबीयत अक्सर खराब रहती है। काम करने की इच्छा है नहीं, लेकिन घर का गुजारा करने के लिए कुछ घरों में बर्तन धोने का काम करती हैं। अगले महीने बेटे की शादी है, बेटा मजदूर है, काम उसके पास भी नहीं है, शादी कैसे होगी उन्हें नहीं पता। साथ ही बीमारी होने की वजह से दवाई के लिए भी पैसे जुटाना पड़ता है। यही हाल लता अड़गले का भी है। कहीं काम नहीं मिलने की वजह से वो घर पर ही रहने को मजबूर हैं। मैं ऐसा जाती, उसने पास माँ के दिन निकालती, लेके आती, 8 दिन का दवा समझ, 1-2 दिन छोड़ के आती, वो कैसा भी 15 दिन निकालती वो दवा के वजह से। नाके पे जाते हैं तो कुछ काम नहीं मिलता है, तो इसलिए हम लोग वापस आते हैं घर पे। फिर क्या करें, ऐसी परेशानी हो गई है बहुत, तो अभी बस 2 घर का काम है, वही करके घर पे आती हूँ। मजदूरी और पेंटिंग का काम करने वाले विजय दाभाड़े हर रोज सुबह लेबर चौक जाते हैं, इस उम्मीद के साथ कि काम मिल जाएगा। सरकार ने यूं तो कहा है कि मजदूरों को काम करने दिया जाएगा, लेकिन काम कहीं है ही नहीं। हर महीने में कम से कम 10,000 रुपये था हमारे घर में खर्चा लगता ही है। अभी गए महीने में खाली 10 दिन काम मिला है, इस महीने में 3 दिन काम किया हूँ। अभी इसमें तो घर चलेगा नहीं, उसके वजह से कहीं ना कहीं से कर्जा लेना है। अपने गुजारे के लिए हो रही परेशानी के अलावा इन सभी लोगों के सामने टीका लगवाना भी एक चुनौती से कम नहीं। असंगठित कष्टकरी कामगार संगठन के अध्यक्ष सुनील अहिरे बताते हैं कि अधिकांश लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, इसलिए वो टीकाकरण के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुक नहीं कर पाते हैं और टीकाकरण केंद्र पर इनके लिए कोई सुविधा भी नहीं दी गई है। जो उनका नियम है कि ये रजिस्ट्रेशन जब करेंगे तभी उनको वो लसीकरण होगा, तो ये तो ना स्मार्टफोन जानते हैं, ना इंटरनेट सेवा जानते हैं, ना कंप्यूटर जानते हैं, तो ये रजिस्ट्रेशन कर ही नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि अगर कहीं और से रजिस्ट्रेशन अगर कर भी ले तो सारा सिस्टम बंद है, लॉकडाउन का पूरा दौर है। सरकार की ओर से जब भी किसी नियम का ऐलान किया जाता है तब ये उम्मीद की जाती है कि अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति के बारे में सोचते हुए इस नियम को बनाया गया होगा, लेकिन ज़मीनी हालात को देखें तो ऐसा लगता नहीं है कि आम आदमी के बारे में सोचा गया है। ऐसे में केवल उम्मीद ही की जा सकती है कि सरकार इन परेशानियों को समझे और कुछ बदलाव लाए ताकि आम आदमी को इससे राहत मिल सके। उल्लासनगर से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया। पंजाब में ऑक्सीजन की मांग लगातार बढ़ रही है। महीने के पहले 8 दिनों में ऑक्सीजन की मांग 60 मीट्रिक टन तक पहुंच गई। एयरफोर्स ने कहा है कि बिगड़ते मौसम की वजह से 11 और 12 मई को ऑक्सीजन टैंकरों के ट्रांसपोर्ट में परेशानी आ सकती है। जरूरी साधन नहीं होने की वजह से पंजाब सरकार को जो ऑक्सीजन मिल रही है उसका वो पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पा रही है।
पंजाब में केस बढ़ने की वजह से सरबजीत सिंह जैसे कई लोगों को अपने रिश्तेदारों को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, जहां ऑक्सीजन सप्लाई की गारंटी हो। असल में देखा जाए तो ऑक्सीजन लेवल की इतनी शहर में कमी है, इसके ऊपर सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान देना चाहिए। हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें ऑक्सीजन वाला बेड मिल गया। मुझे नहीं पता कि हमारे बाद के कितने पेशेंट जिनको ऑक्सीजन की बेड की जरूरत होगी वो क्या इस हॉस्पिटल से भी वापस गए हैं या उनको मिला है। पिछले 2 हफ्ते में पंजाब में कोरोना मरीज बहुत ज्यादा बढ़े हैं, इसलिए ऑक्सीजन की मांग भी बढ़ रही है। 21 अप्रैल को राज्य के अस्पतालों में करीब 3000 कोरोना मरीज भर्ती थे। 7 मई तक उनकी संख्या बढ़कर 10,000 से ऊपर हो गई। इस दौरान गंभीर रूप से बीमार कोरोना मरीज 23% बढ़े। 30 अप्रैल को ऑक्सीजन की खपत करीब 200 टन थी। एक हफ्ते में यह खपत बढ़कर 250 टन हो गई है। केंद्र की तरफ से पंजाब को कुल आवंटन 227 टन हुआ है। 227 टन के आवंटन के बावजूद पंजाब पूरा कोटा नहीं उठा पा रहा है। इसके पीछे वजह है संसाधनों की कमी। पंजाब को दूसरे राज्यों से मिलने वाले आवंटन को पूरी तरह लेने के लिए करीब 36 टैंकरों की जरूरत है। फिलहाल पंजाब के पास बोकारो, पानीपत और रुड़की से ऑक्सीजन लेने के लिए सिर्फ 18 टैंकर हैं। What we need immediately is allocation of 50 metric ton of oxygen in next 1-2 days and इतना ही ऑक्सीजन का एलोकेशन अगले आने वाले 4-5 दिनों में और होना चाहिए। टोटल मिला के हमें 100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए। आज हमारे जो इश्यूज हैं उनमें ऑक्सीजन के अलावा जो हमारे नेबरिंग स्टेट से जो प्लांट्स हैं वहां से हमारा एलोकेशन का भी बैकलॉग चल रहा है। दीज प्लांट्स आर बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस दे आर नॉट एबल टू सप्लाई अस द रिक्वायर्ड एलोकेशन। दूसरा इशू है बोकारो, जो हमारा एलोकेशन हुआ है वो बहुत दूरी पर है। वहां से टर्न अराउंड टाइम डेस्पाइट आईएएफ हेल्पिंग अस इन फ्लाइंग आवर टैंकर्स देयर वो उतना एफिशिएंटली पॉसिबल नहीं हो सकता बिकॉज आने जाने में टाइम बहुत लगता है। कई मरीज दिल्ली एनसीआर से इलाज के लिए पंजाब आ रहे हैं। इससे भी राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ा है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की इस मांग को केंद्र ने ठुकरा दिया है कि राज्य सीधे ऑक्सीजन का आयात करें। केस हर रोज बढ़ रहे हैं और जानकारों का अंदेशा है कि इसी महीने हर रोज करीब 10,000 केस आने लगेंगे। इस संकट से निपटने के लिए आने वाले दिनों में ज्यादा मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। हरियाणा में कोरोना को देखते हुए सख्ती बढ़ाने का फैसला किया गया है। पहले 3 तारीख से 10 तारीख तक यहां सख्ती थी, जिसे अब बढ़ाकर यहां भी 17 मई तक कर दिया गया है, जैसा कि उत्तर प्रदेश में भी हुआ है और जैसा दिल्ली में भी हुआ है। अगले सोमवार तक यहां पे भी सख्ती और बढ़ा दी गई है और ऐसे ही हरियाणा में भी पहले 10 तारीख तक ही ये लॉकडाउन रखा गया था, लेकिन अब सख्ती बढ़ाकर 17 मई तक कर दी गई है। राजस्थान के बाड़मेर में बढ़ते संक्रमण के चलते रातों रात 2 अस्थायी अस्पताल बना दिए गए हैं। इन दोनों अस्पतालों में 32 ऑक्सीजन बेड हैं और खास बात यह है कि एक विधायक की पहल पर जन सहयोग से बने इन 2 अस्थायी अस्पतालों के लिए सरकार से 1 पैसा भी नहीं लिया गया है। रेगिस्तान के बीच में रातों रात खड़े हुए हैं ये 2 कोविड सेंटर। बाड़मेर से कुछ किलोमीटर दूर भामाशाहों की मदद से यहां कंटेनर में कोविड सेंटर बन गए हैं। बायतू में 100 बेड का है, जिसमें 30 ऑक्सीजन युक्त हैं और सांभरा में 25 बेड का है, जिनमें से 2 में ऑक्सीजन है। और इस पहल के पीछे हैं यहां से विधायक हरीश चौधरी, लेकिन वो कहते हैं जन सहयोग से ही ये बना है, सरकार से 1 रुपया भी नहीं लिया है। मैंने वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि से बात करी और सबने चर्चा करी। सरपंच साहिबा है, वहाँ के जिला परिषद के सदस्य है खैराज हुड्डा, तो बनाना चाहिए। उन्होंने हामी भरी। तमाम स्थानीय लोगों ने मिलकर 24 घंटे के अंदर ये अस्पताल बनाया। 1 रुपया भी सरकारी खर्चा उसके ऊपर बनाते ना जब पूर्ण किया जब तक नहीं लगाया, अब उसको सरकारी तंत्र को हैंड ओवर कर दिया। राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में कोविड तेजी से फैल रहा है। 41% केसेस अब ग्रामीण इलाकों से आ रहे हैं। ऐसे में दूर दराज इलाकों में चिकित्सा व्यवस्था पहुंचाना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। हमारे पास 100 बेडेड का ये कोविड सेंटर है। 100 बेडेड के अंदर हमने स्टार्ट में 10
ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड बनाए थे, लेकिन आज हमने बढ़ा के उसको 16 भी कर दिया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉपर जो क्वालिटी है वो भी मेंटेन रहे अच्छे से। और इसको बनाने के बाद में अभी 8-9 दिन आज 9 दिन के अंदर मुझे एक चीज़ समझ में आई कि जो पेशेंट्स बालोतरा बाड़मेर में भी नहीं झेल पा रहे थे, मतलब उनको जगह नहीं मिल पा रही, वो लोग भी आए। बंकर में बने इस अस्थायी अस्पताल में एयर कंडीशनिंग की सुविधा है, डॉक्टर्स के लिए रहने की भी व्यवस्था है। एक बंक हाउस है जो टोटल 40 बाई 40 फीट का है। पूरा प्रॉपर जो हॉस्पिटल का क्लिनिक होता है उसके अंदर डॉक्टर के रहने की भी सुविधा है, उसको देखने के लिए पूरा उसके सब जो सुविधा स्ट्रेचर वगैरह सब कुछ है वो सब उसके अंदर क्लिनिक के अंदर है, और पूरा एसी फैसिलिटी भी है अंदर। और उसके अलावा एक पेंट्री है जो वहाँ पर जितने भी हाउसकीपिंग वगैरह जो काम होगा उसके लिए, और एक एडमिशन कोई विजिटर वगैरह उनके लिए, और प्लस जो बेड है वहाँ पर जो लगे हुए सब उसके अंदर कंप्लीट सुख सुविधा है। उसके अंदर टॉयलेट, बाथरूम, एसी, पानी, सब सुविधा उसके अंदर, मतलब 4 स्टार कैटेगरी की सब सुविधा है। कोविड सेंटर में भर्ती मरीजों के लिए चाय नाश्ते से लेकर खाने की भी व्यवस्था की गई है। रेगिस्तान के बीच में ये कोविड सेंटर एक उदाहरण है कि जन सहयोग मिले तो इस मुश्किल घड़ी से निपटने के लिए सरकार को भी हौसला मिल सकता है। बाड़मेर से कन्हैया लाल के साथ जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। सीएए के विरोध में हुई हिंसा की आरोपी नताशा नरवाल के पिता की कोरोना से मौत हो गई है। नताशा अपने पिता से नहीं मिल पाई। नताशा के पिता महावीर नरवाल मशहूर वैज्ञानिक और सीपीएम के सदस्य थे। वो अपनी बेटी से जेल में बात भी नहीं कर पाए। तो इस वक्त इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।